बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर जिसमें कि हम पढ़ेंगे मोल्स की क्या कैलकुलेशंस हैं और मोल कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, जैसे कि मास का रिलेशन, वॉल्यूम का रिलेशन। तो मोल बेसिकली होता क्या है? तो मोल बेसिकली एक नंबर को बोलते हैं जिसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, Na से रिप्रेजेंट करती है। जिस तरीके से 1 डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को, 1 ग्रॉस रिप्रेजेंट करता है 144 को, वैसे ही एटम्स के केस के अंदर या मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर 1 मोल रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, और वो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल जब भी बोला जाए तो मतलब कि ये नंबर ध्यान में रखना है। अब इतने नंबर में एटम्स भी बोले हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, यानी ये नंबर रिप्रेजेंट करता है एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स को। तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम और मॉलिक्यूल और आयंस। तो 2 मोल का मतलब इस वैल्यू का डबल कर दो, और आधे मोल का मतलब हो गया इस वैल्यू का हाफ कर दो। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। और इस नंबर के अंदर 10 की पावर 23 जो होता है ना, वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो टोटल मिलाकर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इस नंबर के अंदर? तो टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 6.022। टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसके अंदर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो मोल से आप निकालेंगे क्या? तो मोल से आप किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मास कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स को, या फिर 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स को। और मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो 44 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या 17 ग्राम अमोनिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे समझ में ये आया कि 1 मोल से मास अगर रिलेट करना है तो 1 मोल एटम्स के एटॉमिक मास के इक्वल बैठता है, या मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर मास के इक्वल बैठता है। अब अगर मैं क्वेश्चन में तुमको दे दूं कि तुम्हारे पास 24 ग्राम कार्बन एटम है, तो 12 ग्राम कार्बन एटम का अगर मतलब 1 मोल है, तो 24 ग्राम कार्बन एटम का कितना मतलब हुआ? 2 मोल्स हुआ या नहीं हुआ? तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, 11.5 कर दूं, तो 11.5 का मतलब हाफ मोल्स हो गया। 44 ग्राम CO2 का मतलब अगर 1 मोल है तो 88 ग्राम का कितना मतलब हो गया? 2 मोल्स। 17 ग्राम अमोनिया का मतलब अगर 1 मोल है तो 24 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 2 मोल्स। गॉट इट? तो मोल की कैलकुलेशन से आप क्या निकालते हैं? मास। अगली कैलकुलेशन है मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप। 1 मोल किसी भी गैस का STP पर या NTP पर हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। किसी भी गैस के 1 मोल हमेशा STP या NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। का मतलब कि टेम्परेचर जो लेना है वो हमको लेना है 273 केल्विन के अराउंड, और प्रेशर हमको रखना है 1 atm या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 760 mm ऑफ Hg। SI यूनिट 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm के अंदर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। अब जैसे कि अगर तुमसे क्वेश्चन में कहता है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो गैस 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? आंसर हो गया 20.4। तो 3 मोल, आंसर हो गया 22.4 का 3 टाइम्स। गॉट इट? 0.5 मोल, हाफ मोल अगर बोल दिया तो वैल्यू हो गई 11.2। ठीक, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो पढ़ा क्या? मोल से पढ़ा नंबर, मास और वॉल्यूम। नंबर के टर्म में बात करें तो 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स। मास के टर्म में बात करें तो एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास, जैसे एटम्स के केस में सोडियम और कार्बन, मॉलिक्यूल के केस में CO2 अमोनिया। वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर किसी भी गैस का STP या NTP पर। ठीक है, तो मोल से आप मास निकालेंगे, नंबर निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम अगर दे दिया जाए तो वॉल्यूम से भी तो मोल आ जाएगा, नंबर दे दिया जाए तो नंबर से मोल आ जाएगा, मास दे दिया जाए तो मास से मोल आ जाएगा, यानी कि सब इंटरकन्वर्टेबल हैं ये। तो मोल में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप एवोगैड्रोस नंबर का, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आइडिया लग जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगर आप मोल में मल्टीप्लाई कर दें एटॉमिक मास का, या फिर मोल में आप मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास का या मॉलिक्यूलर वेट का, तो आपको मास ऑफ एटम और मास ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप मोल की कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर दें 22.4 का, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। गॉट इट? तो रिवर्स कैलकुलेशन करें कि अगर हम नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मोल, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल। अगर आप मास को एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा 1 मोल। और अगर आप गैस के वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दें तो भी आपको मिल जाएगा 1 मोल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल। तो मोल के हो गए टोटल मिलाकर के कितने फॉर्मूले, तो 3 फॉर्मूले तो ये वाले बने, ठीक है, और 3 फॉर्मूले ये बन गए। तो टोटल कितने फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूले। अल्टीमेटली होते कितने फॉर्मूले हैं, 3 ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करते ही बन जाते हैं 6 फॉर्मूले। तो दिमाग में केवल सिंपल बात याद रखनी है कि मोल की कैलकुलेशन से पार्टिकल निकलेगा, मास निकलेगा और वॉल्यूम निकलेगा। निकालने का जनरल फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। दूसरा फॉर्मूला गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तीसरा फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये सारे फॉर्मूले आपस में हो गए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। तो यानी कि अगर हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा हुआ है क्वेश्चन में और हमको मास दिया हुआ है, तो गिवन मास में एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए एटॉमिक मास से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। सही है। तो ये सारे फॉर्मूले क्या हो गए, इंटरकनेक्ट। तो मोल्स की मदद से आप क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल्स के नंबर, मास और वॉल्यूम। तो 1 मोल हमेशा किसके इक्वल होता है, एटम के एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट के अंदर के इक्वल। कैलकुलेशन होती है ग्राम्स के अंदर। 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स के नंबर कितने होते हैं, तो आंसर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल वॉल्यूम के टर्म में अगर बात करें तो कितना हुआ है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर और सिंपली लीटर। तो ये आ गई मोल्स की कैलकुलेशन। यानी कि जब भी किसी भी एटम का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट देता है तो उस एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकते हैं, और उनका जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पर वो कितना होता है, 22.4। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बोरॉन के 2 आइसोटोप हैं, एक बोरॉन 10 और एक बोरॉन 11। इनकी रिलेटिव अबंडेंस यानी परसेंटेज दी हुई है कि नेचर के अंदर बोरॉन 10 20% पाया जाता है और बोरॉन 11 80% पाया जाता है। तो आपको बताना है बोरॉन का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो बोरॉन का एटॉमिक वेट क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से, ठीक है। तो भैया एक बात तो आप ये समझ लो, ऑप्शन ए और बी तो किसी हाल में नहीं हो सकता, सी और डी होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जब किसी एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो जो मास आता है वो हमेशा फ्रैक्शन के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताई थी। तो उसका सही आंसर कितना है, 10.8। निकालेंगे कैसे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है, जिसका निकालना है उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। जैसे बोरॉन 10 का निकालना है तो बोरॉन 10 का परसेंटेज है 20, तो 20 इंटू 10 कर दीजिए। बोरॉन 11 का निकालना है तो 11 इंटू 80 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 से, आंसर आ गया 10.8। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, मास नंबर 2 आइसोटोप्स के, एक का 20 और एक का 21 है, और एवरेज वैल्यू दे रखी है मास की 20.2। परसेंटेज निकालना है। सही है। किसका परसेंटेज निकालना है, 20 वाले का। तो 20 वाले का तुम अपने मन से x मान लो, तो 21 वाले का परसेंटेज कितना हो गया, 100 माइनस x हो गया, नहीं हो गया, आंसर कितना आएगा, 80%। ठीक है। कैसे निकाला, तो एवरेज मास आपको दिया हुआ था 20.2, आपने 20 वाला आइसोटोप जो है उसका परसेंटेज x मान लिया, तो 21 वाले का परसेंटेज कितना हो गया, 100 माइनस x। पूरे को डिवाइड कर दीजिए 100 से, x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो x की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आंसर कितना आया, 80। तो दूसरे वाले का परसेंटेज कितना हो गया, 20। गॉट इट। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। एवरेज मास दिया हुआ है सेम 14.0067। परसेंटेज निकालनी है दोनों आइसोटोप की। 14 वाले का x मान लीजिए, 15 वाले का 100 माइनस x हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका सेम, आंसर आ गया। ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं होती इसकी, सॉल्व करेंगे आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। एक का परसेंटेज आ गया 99.3। ठीक है। यानी कि नेचर के अंदर नाइट्रोजन 14 का परसेंटेज लगभग कितना होता है, 99.33%। इतना हाई परसेंटेज नाइट्रोजन का क्यों है,
ठीक है। तो इतना हाई परसेंटेज नाइट्रोजन का इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इनर्ट होती है और नाइट्रोजन के 2 एटम्स के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। सही है। एक बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, तो नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है कि नहीं। इसलिए नाइट्रोजन रिलेटिवली स्टेबल है, इसलिए नेचर के अंदर फ्री नाइट्रोजन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला लॉ है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक वेट। तो बात करते हैं सबसे पहले एवोगैड्रोस लॉ की। इसको समझने के लिए समझ लो एटॉमिसिटी का क्या मतलब है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इनका नंबर कहलाता है एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे HCl की अगर बात करो तो इसमें तुम्हें कितने एटम दिख रहे हैं, 2 ही तो एटम दिख रहे हैं। किस किस के दिख रहे हैं, एक H का एक Cl का। सही है। अब HCl को तुमने बनाया किससे, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ही तो बनाया। अब ये रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं है क्या, नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, HCl की तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया साहब 2 का मल्टीप्लाई, अब हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस। सही है। अब गिब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके HCl का कितने मॉलिक्यूल बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हो गया, हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का हो गया, और 1 मॉलिक्यूल किसका हो गया, HCl का। सही है। अब मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 आइटम है, तो आधे मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हुए, एक ही तो हुआ। ऐसे ही क्लोरीन के केस में हाफ मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हो गए, 1 एटम हो गए क्लोरीन के, और HCl के एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम हो गए, 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स। सही है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मिल गए आपको, 2 एटम्स। गॉट इट। तो एटॉमिसिटी अगर निकालोगे HCl की तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, नहीं आ रही है। इसी का नाम क्या है, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिसिटी। गॉट इट। अब एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो अगर एटॉमिसिटी 1 आ रही है तो ये जितने भी एटम्स हैं इन सब के अंदर एक एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है। सोडियम एक बार है, पोटेशियम एक बार है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, मोनोएटॉमिक। सही है। और अगर एटम्स के नंबर 2 होते हैं, जो जैसे कि O2 N2 Cl2, तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, तो इन्हें बोलेंगे डायएटॉमिक। अगर 3 हो गए तो बोलेंगे ट्राईएटॉमिक, और 3 से ज़्यादा हो गए तो बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। जैसे P4 पॉलीएटॉमिक के अंदर आ गया, टेट्राटॉमिक हो गया बेसिकली। सही है। तो मोर देन 1, मोर देन 2 और मोर देन 3। सही है। मोनोएटॉमिक 1 के लिए, डायएटॉमिक 2 के लिए, ट्राईएटॉमिक 3 के लिए, टेट्राटॉमिक 4 के लिए। सही है। 3 से ऊपर वालों के लिए सिंपली पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं। जैसे एसिड पॉलीएटॉमिक के केस में आएगा, ऑक्टाटॉमिक है क्योंकि सल्फर केस में 8 एटम्स है, ठीक है। तो क्या बोल दोगे, पॉलीएटॉमिक, ठीक है। हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ को करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमने एवोगैड्रोस नंबर को तो समझ ही लिया था कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। अब ये लॉ क्या है वो समझो। तो लॉ ये है कि भाई एक कंटेनर में आपने 10 ml या 10 लीटर मान लो अमोनिया ले लिया STP पर। सही है। अब 10 लीटर में मॉलिक्यूल्स के नंबर जितने भी होंगे, सही है, उन मॉलिक्यूल्स को हम वॉल्यूम के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। STP पर कोई भी गैस एक मोल STP पर कितने वॉल्यूम को लेता है, 22.4 को। सही है। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। सही है। तो अगर 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 10 लीटर में कितने हो गए, करो कैलकुलेशन। मान लिया X मॉलिक्यूल है तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2.688 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गई, नहीं आ गई। यानी कि अगर आपने कंटेनर में अमोनिया ली हुई है STP पर 10 लीटर के अराउंड, तो उस 10 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2.688 इंटू 10⁻23। सही है। अब मान लो कि एक और कंटेनर है और सेम कैपेसिटी का है, उसमें ब्यूटेन आपने डाली, 10 लीटर ब्यूटेन उसमें आई। अब उसके अंदर अगर आप मॉलिक्यूल्स के नंबर कैलकुलेशन करोगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर भाई 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ कैप्चर होता है, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है। यानी सिंपली 22.4 लीटर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 10 लीटर में कितने हो जाएंगे, तो 10 लीटर की कैलकुलेशन आपने निकाल ली, तो 10 लीटर की कैलकुलेशन के अंदर कितने आए, 2.688 इंटू 10⁻23। इससे समझ में ये आया कि अगर 2 गैसेस हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर हैं, तो इक्वल वॉल्यूम के अंदर आने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जो वैल्यूज़ है वो सेम होती है। ठीक है। दैट इज़ अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
equal volume of gases contain equal number of molecules is known as Avogadro's law. Got it? Highly important law. लॉ का नाम एवोगैड्रोज लॉ. कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए. अब एवोगैड्रोज नंबर कैसे निकाला? तो एवोगैड्रोज नंबर के अंदर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कार्बन का एटम है, सही है, और इस कार्बन के एटम के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, काफ़ी हल्का पार्टिकल है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, सही है. तो पूरे के पूरे एटम का मास होता किस में है? उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है. और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन के 6. टोटल पार्टिकल्स के नंबर कितने हो गए? 12. तो 12 हो गए न्यूक्लियॉन्स. अब एक कार्बन एटम का जो वेट है उसे अगर कैलकुलेट करना है तो वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ईच पार्टिकल, सही है. टोटल मिला के पार्टिकल्स के नंबर कितने आ रहे हैं न्यूक्लियस में कार्बन के? 12. और एक पार्टिकल का जो वेट है वो कितने के इक्वल है? सही है. तो एक पार्टिकल का वेट यानी न्यूट्रॉन का ले लो या प्रोटॉन का ले लो, क्योंकि दोनों के वेट लगभग बराबर होते हैं 1 AMU के अराउंड. तो वैल्यू होती है 1 AMU की 1.66 × 10⁻⁻24. मल्टीप्लाई किया, डेटा कितना आ गया? तो एक कार्बन के एटम का जो वेट आ गया वो आ गया 1.992 × 10⁻⁻23. सही है. दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. व्हाट इट. अब एटॉमिक मास कार्बन का होता कितना है? 12 ग्राम होता है. अब अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हो 12 ग्राम कार्बन के अंदर, तो नंबर निकालने का तरीका मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम. कार्बन का मास है 12 और एक कार्बन एटम का आपने मास कितना निकाला? 1.992 × 10⁻⁻23. डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ रही है? 6.022 × 10⁻23 आ गई. और चैप्टर की शुरुआत में जो बताया गया था वही तो बताया गया था कि किसी भी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को. 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? हमेशा 6.022 × 10⁻23. इस नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस नंबर. व्हाट इट. ग्राम एटॉमिक वेट. जब आप किसी भी चीज़ का एटॉमिक वेट को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट. जैसे ऑक्सीजन का निकालोगे तो ऑक्सीजन के एटम का जो वेट है वो कितना हो गया? 16 ग्राम. ग्राम एटॉमिक वेट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वेट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो भी वेट बैठता है वो एटम के एटॉमिक वेट के इक्वल कहलाता है. सही है. अब एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो 1.088 AMU है. सही है. उसको हमने डिवाइड किया एवोगैड्रोस नंबर से. सही है. AMU बेसिकली कब यूज़ करते हैं? तो AMU बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब आप किसी एटम का एटॉमिक वेट निकाल रहे हो, एक एटम का. सही है. तो उसका जो वेट निकलता है वो किस में निकलता है? AMU के अंदर. ठीक है. अब आपने उसको किससे डिवाइड कर दिया? एवोगैड्रोस नंबर से. ठीक है. अब आपने क्या किया? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लिए, उनका वेट आपने कैलकुलेट किया. तो कैलकुलेट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर वापस से N0 का. तो कितना आया निकल करके वेट? 1.088. अब इस वेट को आप किस में एक्सप्रेस कर दो? ग्राम्स के अंदर. तो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक वेट या फिर ग्राम एटॉमिक मास. व्हाट इट. दिस इज द आंसर. ग्राम एटम्स, एक ग्राम एटम किसी भी चीज़ का उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होता है. तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? 16 ग्राम. 2 ग्राम एटम का मतलब इसका डबल करो 32 ग्राम. अब आता है मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट. सही है. किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एटम्स हैं उनके मासेस को लेकर के आप ऐड कर दो तो जो सम निकल करके आएगा उसे आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर मास. जैसे मीथेन है, कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास. एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन. कार्बन का मास है 12.011 और हाइड्रोजन का होता है 1.088. उसे मल्टीप्लाई कर दो 4 का. तो मास आ गया मीथेन का कितना? 16.043 AMU. व्हाट इट. अब ये जो AMU हमने लगाया वो एक मॉलिक्यूल का मास है. ठीक है. अब आपको जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन. सबके मासेस रख दीजिए, ऐड करिए. आंसर कितना आ गया? 180.162. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला मास. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला मास लगाया जाता है आयनिक कंपाउंड का. ठीक है.
जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका जो मास बोला जाएगा उसको आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलोगे, उसको आप फॉर्मूला मास बोलोगे, ठीक है। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वैल्यू लगभग सेम ही आती है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है जब आप वेट को एक्सप्रेस करोगे ग्राम्स के अंदर तो उसे बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में बोल सकते हैं GMM या GW, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ही तो ऑक्सीजन होंगे, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो गया 32। अब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल लें, सही है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किसको करता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। तो नाइट्रोजन का अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मतलब कितना हो गया 28 ग्राम, ठीक है। 1 मोल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो 1 मोल का मतलब होता है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। और ये वैल्यू कितने के इक्वल होती है, लगभग 6 × 10⁻23 के अराउंड, यानी कि 6.022 होती है। राउंड ऑफ करके आप बोल सकते हो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, सही है। किसी सब्सटेंस के जब भी आ जाएंगे तो वो वैल्यू कितने के इक्वल कहलाएगी, 1 मोल के। और ये जनरली स्टैंडर्ड क्या लिया जाता है इसका, कार्बन 12 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका नंबर 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि कहलाता है क्या, एवोगैड्रोस नंबर। अब ये जो मोलर मास होता है ये इक्वल होता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास के। रिप्रेजेंट किस में करा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, दैट इज़ AMU के अंदर। वाटर का मोलर मास निकाल रहे हो तो H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। तो मोलर मास कितना हो गया 18.02 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करोगे, सही है, तो मोलर मास ग्राम्स के अंदर और मॉलिक्यूलर मास AMU के अंदर। ऐसी मोलर मास सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 58.5 AMU। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलर मास एंड द मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास ग्राम्स के अंदर और मॉलिक्यूलर मास AMU के अंदर। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो GMV की मतलब कि 1 मोल किसी भी गैस का STP पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसे आप ग्राम मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, जिसकी वैल्यू 22.4 लीटर या फिर 22400 ml या cc। तो 1 मोल का अगर इतना वॉल्यूम है, ठीक है, तो 1 मोल किसी भी चीज़ के किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को, करता नहीं करता है। तो अब अगर तुमको 44 ग्राम CO2 दे दे तो 44 ग्राम CO2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को। वैल्यू कितनी हो गई STP पर 22.4। तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना हुआ, आंसर हुआ 22.4 लीटर। अगला टॉपिक है, बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि इक्विवेलेंट वेट के बारे में पूछा जाता है या हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं है इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट की ये तो होगी डेफिनेशन कि a number which denote the number of parts by weight of the element required to combine with or displace 8 part by weight of oxygen, ऑक्सीजन के टर्म में, या फिर 1.008 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म में हो गया ये, या फिर 35.46 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन, ये किसके टर्म में हो गया, क्लोरीन के टर्म में। तो इक्विवेलेंट वेट का ये जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन दी हुई है, ये एक पुराना कंसेप्ट है, यानी पुरानी डेफिनेशन है, सही है, जिसमें कि या तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालिए, या फिर आप इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन के टर्म में निकालिए, या फिर इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन के टर्म में निकालिए, सही है। तो ये पुराना कंसेप्ट था। अब आज की डेट में क्या है कि इक्विवेलेंट वेट जब भी निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसका भी निकालना है उसके एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो। अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो एलिमेंट के एटॉमिक वेट से उस एलिमेंट की वैलेंसी को उस एलिमेंट की वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। सोडियम का निकालोगे तो सोडियम का निकालने के लिए क्या करोगे, सोडियम के एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दोगे सोडियम की वैलेंसी से। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो जिन चीज़ों की वैलेंसी 1 होती है उनका इक्विवेलेंट वेट उनके हमेशा एटॉमिक वेट के इक्वली बैठेगा। तो सोडियम का आंसर कितना हुआ, 23, सही है। ऑक्सीजन का निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन कैसी होती है, डायटोमिक होती है, नहीं होती है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो इसका एटॉमिक वेट का हाफ हो जाएगा। एटॉमिक वेट है 16, डिवाइड किया 2 से, आंसर हो गया 8। अब इक्विवेलेंट वेट अगर तुमको किसी आयन का निकालना है तो उस आयन का जो भी आयनिक वेट है उसको आपको डिवाइड कर देना है वैलेंसी से। आयनिक वेट अपॉन वैलेंसी इज नोन एज आयनिक वेट। जैसे कि तुमको 2 आयन मैंने दे दिए, एक सल्फेट आयन और एक बाइकार्बोनेट आयन।
तो सल्फेट आयन का जो वेट है वो है 96 और चार्ज कितना दिख रहा है तुमको 2 से डिवाइड कर दो, साइन मत लेना, सिर्फ वैल्यू लेना। आंसर कितना हो गया 48। ऐसे बाइकार्बोनेट का निकालोगे तो 61 डिवाइड बाई 1, वैल्यू कितनी हो गई 61। एसिड का निकालना है तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो निकालने के लिए उस एसिड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उस मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड कर दो बेसिसिटी के साथ। बेसिसिटी का मतलब होता है कि एक एसिड कितने एच आयन देगा, सही है। एसिड्स की क्या निकाली जाती है, बेसिसिटी। तो यहाँ पे HCl, H2SO4, H3PO2, H3PO3, H3PO4 ये सभी एसिड्स हैं, सही है। अब इन सभी एसिड्स के अंदर एच आयन का नंबर देखिए, तो HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, H3PO2 ले लिया, H3PO3 ले लिया, H3PO4 ले लिया। अब इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी। HCl की बेसिसिटी 1 होती है, H2SO4 की 2 होती है, H3PO2 की 1 होती है, H3PO3 की 2 होती है, H3PO4 की 3 होती है। तो जो भी इनके मॉलिक्यूलर वेट्स हैं उनको इनकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो थोड़ा याद रखना है H3PO2 और H3PO3 का, सही है। क्योंकि इसमें एच आयन के जो नंबर है वो देखने में तो 3 ही लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो बेसिसिटी की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। एक की बेसिसिटी 1 है और दूसरे की बेसिसिटी 2 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो बेसिसिटी का मतलब होता है किसी एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल एच प्रेजेंट हैं। अब H3PO2 के अंदर केवल एक ही रिप्लेसेबल एच है, जबकि H3PO3 के अंदर टोटल मिलाकर के 2 रिप्लेसेबल एच होते हैं, सही है। तो उनको लेना होता है किसके अंदर, बेसिसिटी के अंदर। अब अगर आपको बेस का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो बेस का निकालने के लिए बेस के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दीजिए एसिडिटी से, यानी बेसिस की निकाली जाती है एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, सही है। दैट इज नंबर ऑफ OH ग्रुप इन अ बेस। NaOH के अंदर 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 और AlOH के होल थ्राइस में 3, ठीक है। तो इनके जो भी मॉलिक्यूलर वेट हैं उनको इनकी एसिडिटी से डिवाइड कर दीजिए। सॉल्ट का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो सॉल्ट का निकालने के लिए उस सॉल्ट का जो भी वेट है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और एनाइंस, या तो कैटायन के चार्ज से या फिर एनाइन के चार्ज से। जैसे कि NaCl, Na2CO3, AlCl3 सभी सॉल्ट्स दे दिए, तो इनके जो भी फॉर्मूले वेट हैं इन फॉर्मूले वेट को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, इनके कैटायंस या एनाइंस के चार्ज से। जैसे Na पे आएगा +1 तो 1 से डिवाइड करिए, Na2CO3 और CO3 2 नेगेटिव, 2 चीज़ें बनेंगी इसमें, 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 पे कितना चार्ज आया -2 से डिवाइड कर दीजिए इसके वेट को। AlCl3 के केस में 3 से कर दीजिए। बात आती है इक्विवेलेंट वेट अगर आपको किसी ऑक्सीडाइजिंग या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालते हैं तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपने आप को रिड्यूस कराता है, और जो रिड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन। तो केमिस्ट्री के अंदर ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि पहला आता है KMnO4 और दूसरा आता है K2Cr2O7। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में भी, न्यूट्रल बेसिक मीडियम के अंदर ही और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम के अंदर भी, ठीक है ना। तो अगर आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 KMnO4 का। एसिडिक मीडियम में टोटल इसको डिवाइड करेंगे 5 से। अब 5 से क्यों कर रहे हैं, तो ये इसकी इक्वेशन से पता चलेगा कि 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अपना शो करता है तो ओवरऑल रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सही है। अब अगर KMnO4 बेसिक मीडियम में लेते हैं या न्यूट्रल मीडियम के अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो 158 को डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है ना, तो सिचुएशन के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 158 को 1 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है वो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिखा हुआ है। पहला एसिडिक मीडियम के अंदर है, सही है, दूसरा तुम्हारा न्यूट्रल मीडियम के अंदर और तीसरा तुम्हारा बेसिक मीडियम के अंदर है। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पहले केस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो m/5 हो गया इक्विवेलेंट वेट। सेकंड केस यानी न्यूट्रल मीडियम के अंदर m/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और बेसिक मीडियम के अंदर m/1 हो जाएगा, ठीक है। किसी रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो सेम केस है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस से, सही है। तो ये कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि मोवर सॉल्ट और ऑक्जेलिक एसिड। इनका टाइट्रेशन हमको लैब में कराना होता है। मोवर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 392, सही है।
इस मोहर सॉल्ट में बेसिकली क्या होता है कि फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट होता है, तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो देगा, या नहीं Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, सही है। और ऑक्जेलिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो मॉलिक्यूलर वेट को आपने डिवाइड कर दिया फर्स्ट केस में 392 को डिवाइड कर दिया 1 से, और सेकंड केस में 2 से, यानी 126 डिवाइड बाय 2। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 126 होता है, सही है। तो मोहर सॉल्ट में मैंने बताया था कि फेरस किस में जाता है, फेरिक के अंदर, और ऑक्जेलिक एसिड के अंदर ऑक्जेलेट आयन किस में कन्वर्ट होता है, CO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे करके, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट जो है ना, वो आपको लेना है फॉर्मूले के अंदर। तो फर्स्ट केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड केस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगले एग्जाम्पल की बात करें कि KMnO4 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है न्यूट्रल बेसिक एसिडिक मीडियम के अंदर, सही है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, सही है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर आप बेसिक मीडियम के अंदर निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही होता है, सही है। और अगर अल्कलाइन मीडियम के अंदर न्यूट्रल मीडियम के अंदर अगर निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 होता है। वैल्यू निकाली 52.68। कैल्शियम का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, करो कैलकुलेशन। कैल्शियम का कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, डिवाइड किया तुमने 2 से, कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 20, गॉट इट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, बेस है ये, एक्स फैक्टर कितना हो गया, यानी कि बेस एसिडिटी कितनी हो गई 3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। एसिडिटी कितनी है, एसिडिटी निकाली थी बेस की, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 26, गॉट इट। अब अगर तुम्हें H3PO4 का निकालना है, फॉस्फोरिक एसिड का निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको 3 से डिवाइड कर दो। एसिड्स की क्या निकाली जाती है बेसिसिटी, तो 98 डिवाइड बाय 3 कर दिया, आंसर आ गया 32.6। Al2SO4 के होल थ्राइस का निकालना है, सेम तरीका है करने का, क्योंकि अब ये सॉल्ट हो गया तो सल्फेट पे कितना चार्ज आएगा, उससे इसको डिवाइड कर दो, सही है। Al2SO4 का होल थ्राइस ब्रेक करोगे तो 2 तो Al+ ही देगा और 3 सल्फेट देगा, SO4 2 नेगेटिव, सही है। तो टोटल चार्ज कितना आया कैटाइन पे 6 का और एनाइन पे 6 का, तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट है इसका 342, उसको डिवाइड कर दिया 6 से, आंसर आ गया 57। K2Cr27 बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सही है। इसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा एसिडिक मीडियम में निकलता है, M/6 होती है इसकी वैल्यू, रट लो M/6 बहुत कम में आएगी, ठीक है। M/6, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना होता है 294, सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 49, ठीक है। KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम के अंदर, तो न्यूट्रल मीडियम में कितना बताया था मैंने, सही है। न्यूट्रल मीडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ये देता है, लेता है 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वैल्यू कितनी हो गई 158/3। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइसल्फेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। अब इस रिएक्शन में तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालो एसिड का, यानी H2SO4 का, सही है। तो यहाँ ये चेक कर लो कि जब इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का निकालते थे तो निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते थे हम एसिड की बेसिसिटी से, और उसका मैंने मतलब बताया था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। तो अब ये चेक करना कितने रिप्लेसेबल H H2SO4 में से हट गए। तो NaOH के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो एक ही तो H इसका हटा, तभी तो बना NaHSO4। तो रिप्लेसेबल H का नंबर कितना है 1, तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे ना, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका होता है 98 H2SO4 का, उसको डिवाइड करोगे किससे 1 से, तो सही आंसर कितना आएगा 98 आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, आंसर आ गया कितना 98, गॉट इट। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लेक्चर, थैंक यू।